Okay, in this lecture we will continue our broad topic of machine learning for data science. अभी तक हमने डाटा साइंस में जो मशीन लर्निंग का कंपोनेंट पढ़ा है, हमने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का एक एक मेथड पढ़ा, फिर उसमें इश्यूज देखे कि रेगुलराइजेशन कैसे अप्लाई की जाती है। दो बुनियादी क्वेश्चन अभी तक हमारे रहते हैं और आज हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन ये है जो शुरू से मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे रिग्रेशन हो या लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, अभी तक हमने कोई ऐसा तरीका नहीं सीखा जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि हमें लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन अप्लाई करनी है या किसी और डिग्री का मॉडल इस्तेमाल करना है। इसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। लीनियर मॉडल लगाना है, क्वाड्रेटिक लगाना है और या थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल लगाना है या कोई और डिग्री का पॉलिनोमियल लगाना है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। ऑफ कोर्स इससे फर्क भी बहुत सारा पड़ता है, ठीक है। अगर आप लीनियर मॉडल किसी डाटा पर फिटिंग करें तो वो लाइन आएगी, अगर आप क्वाड्रेटिक फिट करेंगे तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इससे बहुत फर्क पड़ता है और ट्रेनिंग डाटा की प्रॉपर्टी से यानी ट्रेनिंग डाटा जैसा है, जिस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसकी बेस पे आपको मॉडल फॉलो करना है या मॉडल सिलेक्ट करना है। तो एक तो इस चीज़ का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे मॉडल सिलेक्शन का। द सेकेंड थिंग इज कि लास्ट टाइम जब हमने रेगुलराइजेशन देखी थी तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ओवरफिटिंग को आइडेंटिफाई करने का कोई ऑटोमेटिक तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप हर दफ़ा प्लॉट करके नहीं देख सकते, स्पेशली जब आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल ज़्यादा हो, तो ना प्लॉट करके आप ये देख सकते हैं कि ओवर फिटिंग हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है या करेक्ट फिटिंग हो रही है, और ना ही आप ये देख सकते हैं कि लाइन फिट करनी है, क्वाड्रेटिक कर्व फिट करना है या क्यूबिक कर्व फिट करना है। ये दोनों आंसर्स आज हम करने की कोशिश करेंगे। Okay, so this is what we call debugging a learning algorithm. So suppose you have implemented regularized linear regression for predicting the house pricing. Regression का प्रॉब्लम शुरू से हम देखते आ रहे थे। तो हमें क्या करना है, दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। एंड ये रेगुलराइजेशन में का कॉस्ट फंक्शन था रिग्रेशन का। अब मसला ये है कि ये चलाने के बाद भी हमें ये पता लगा, अंदाज़ा ये हुआ कि नए डाटा पर वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स, यानी रेगुलराइजेशन भी कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी हमें बहुत बड़े बड़े एरर्स आ रहे हैं प्रिडिक्शन में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर माय ऑप्शंस, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, ये कितनी ऑप्शंस हैं, टोटल 6 ऑप्शंस हैं। आई कैन ट्राई दीज, प्रोबेबली आई नीड मोर ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है। मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स चाहिए, मेरा डाटा सेट छोटा है, या मेरे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो कम हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो रहे, कम फीचर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मे बी कम फीचर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यू शुड गेट एडिशनल फीचर्स, या मे बी मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे कम फीचर्स चाहिए, ठीक है। ये दो अपोजिट बातें हैं। या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लीनियर रिग्रेशन कर रहा हूँ, प्रोबेबली आई नीड टू ट्राई पॉलिनोमियल रिग्रेशन, या मैं रेगुलराइजेशन में लैम्डा बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे उसको कम करना चाहिए, या मैं लैम्डा बहुत छोटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे उसको ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट कंट्राडिक्टरी बातें हैं। ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा ले लो, कम फीचर ले लो, ज़्यादा फीचर ले लो, पॉलिनोमियल फीचर्स ले लो, लैम्डा को कम ज़्यादा करके देख लो। ये सारे अगर तुक्के की बेस पे रैंडमली किए जाएंगे तो ऑब्वियसली you can't expect के you will get good results. तो there has to be a systematic way to know कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, और उस प्रॉब्लम की बेस पे आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। ये नहीं है कि कभी फीचर कम करके देख लिए, कभी फीचर ज्यादा करके देख लिए, पॉलिनोमियल तुक्का लगा के कभी क्यूबिक लगा दिया, कभी पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का लगा दिया। तो देयर हैज टू बी सम वे फॉर डूइंग दैट, जिसे हम कहेंगे मशीन लर्निंग डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक आपको पता है, नॉर्मल लाइफ में भी हम डायग्नोस्टिक का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि डायग्नोज, वी वांट टू नो द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो अब भी अगर आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम ठीक रिजल्ट्स नहीं दे रहा, न्यू वैल्यूज़ पर आपको करेक्ट रिजल्ट्स या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप डायग्नोज करेंगे अपने
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को और प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर उसके मुताबिक जो है वो मेडिसिन तजवीज़ करेंगे या इलाज करेंगे, ठीक है। तो डायग्नोस करने के लिए यू नीड सम एफर्ट, आपको बहुत सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है डायग्नोस करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये डायग्नोसिस ना करें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इट गेट्स मोर डिफिकल्ट, ठीक है। हैपहैज़र्डली रैंडमली तुक्के लगाने से आमतौर पे काम नहीं चलता। तो इवन थो डायग्नोसिस विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम एंड एफर्ट, बट इट इज स्टिल वर्थ डूइंग। ओके, evaluating your hypothesis. For example, we are again back to the problem, ठीक है। We had a training set for house price prediction in which we have around 100 features, ठीक है। अब अपनी हाइपोथेसिस को एवेल्युएट करने के लिए जनरली हम करते ये हैं कि हम अपने डाटा को, ट्रेनिंग डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। दो हिस्सों में तकसीम करने का मतलब ये है कि अबाउट 70% डाटा को हम सेपरेट कर लेते हैं और 30% डाटा को सेपरेट कर लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ ट्रेनिंग सेट और इसको मैं कहता हूँ टेस्ट सेट, ठीक है। ये 70 और 30 की जो तकसीम है ऑब्वियसली ये कोई फिक्स्ड नहीं है। आपका ट्रेनिंग और टेस्ट जो है वो 80-20 की रेशो से भी हो सकता है, 75-25 की रेशो से भी हो सकता है। ये सिलेक्शन आप पे डिपेंड करती है। बट लेकिन 70-30 मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा अपने डाटा सेट को दो हिस्सों में तकसीम करने का। नाउ यू हैव टू डाटा सेट्स। आपका ओरिजिनल जो डाटा सेट का साइज था वो m था, ठीक है। आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। लेट्स से m वाज 100। अच्छा, आपने इसको स्प्लिट कर लिया इनटू टू सेट्स। एक को मैंने कहा m ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, जो अगर मैं इसी प्रोपोर्शन से करूं तो अब इस डाटा सेट में 70 ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगी। और दूसरे को मैंने कहा m ऑफ टेस्ट, ठीक है, जिसमें अबाउट आई विल हैव अराउंड 30 एग्जांपल्स, 30 ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? करना आपने ये है कि आपने जो ट्रेनिंग करवानी है वो किस पर करवाई? सिर्फ ट्रेनिंग सेट पर करवाई, ठीक है। यानी 70% ऑफ द डाटा पर ट्रेनिंग करवाई, ठीक है। उस ट्रेनिंग करने के बाद यू फिट इन द मॉडल, ठीक है। आपका जो एरर आएगा, ठीक है, उसमें मैं एरर कह दूंगा। वो जो टोटल एरर आता है हम ट्रेन करने के बाद, उसको मैं कह दूंगा ट्रेनिंग एरर, ठीक है। दैट विल बी माय ट्रेनिंग एरर, ठीक है। अच्छा, अब किया गया, वंस योर मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड, अब आप अपने मॉडल को चलाएंगे टेस्ट सेट के ऊपर। अच्छा, टेस्ट सेट को इसी डाटा सेट से अलग रखने की वजह सिर्फ ये है कि वी हैव द करेक्ट आंसर्स अवेलेबल। हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल है। ग्राउंड ट्रूथ से मुराद ये है द करेक्ट रिजल्ट वर्सेस द फीचर्स। तो देखें, अब मैं क्या करूंगा, 1427 को अपना जो मॉडल मैंने ट्रेन करवाया है उसमें एंट्री करूंगा, ठीक है, जो मॉडल मैंने ट्रेन किया है, एंड आई विल गेट द प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आई विल गेट प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर 1380, प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर 1494। ये तीन प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। एक्चुअल वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से आप जो है वो टेस्ट एरर निकाल लेंगे। अच्छा, टेस्ट एरर जो है ये एरर उन वैल्यूज पर आया है जो कि जिन पर आपने ट्रेनिंग नहीं करवाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर योर ट्रेनिंग मॉडल द टेस्ट डाटा वाज अनसीन डाटा, ठीक है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने किया ये कि आप यू हैड अ ट्रेनिंग डाटा ऑफ साइज m, व्हाटएवर वाज द साइज। आपने राउंड अबाउट 70%
डाटा को सेपरेट करके ट्रेनिंग सेट कह दिया और 30% को आपने टेस्ट सेट कह दिया। अच्छा, इसके बाद आपने ट्रेनिंग जो करवाई वो सिर्फ इस डाटा पर करवाई, ठीक है, और मॉडल फिट कर दिया, ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक जो भी आपकी मर्जी थी, जो आप अभी तक मर्जी थी, अभी आगे जाके उसको भी देखेंगे। उसके बाद आपने एवेल्युएशन इस हाइपोथेसिस के लिए को एवेल्युएट करने के लिए कि कितना अच्छा आपने मॉडल फिट इन किया है, आपने इसको टेस्ट सेट पर रन किया। तो टेस्ट सेट की का फायदा ये है कि आपको एक्चुअल वैल्यूज भी पता है एंड यू आल्सो हैव द प्रेडिक्टेड वैल्यूज फ्रॉम द हाइपोथेसिस, ठीक है, और आपको वैल्यूज पता लग गई कि ये टेस्ट एरर आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन कंप्यूट द टेस्ट एरर बाय द सेम मेथड जो कि हम रिग्रेशन में जैसे कंप्यूट करते थे। अच्छा जी, अब बात यह है कि अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ट्रेनिंग और टेस्ट एरर निकालना है तो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है। उस कॉस्ट फंक्शन से बिल्कुल जैसे रिग्रेशन का निकाल सकते हैं वैसे ही आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी एरर निकाल सकते हैं। एक आसान मेथड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग दिस वेरी कॉम्प्लेक्स cost function of logistic regression, they simply count down the misclassification error, यानी कितनी predictions ठीक हुई हैं, कितनी predictions जो हैं वो ठीक नहीं हुई, उसे भी ट्रेनिंग और टेस्ट एरर निकाला जा सकता है। इस पे मैं मजीद भी बात करूंगा, ठीक है। अब मसला ये है कि आपको अगर ट्रेनिंग और टेस्ट एरर दोनों पता लग जाए, ठीक है, तो इनकी मदद से आप बहुत से काम की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इनके निकालने का ट्रेनिंग और टेस्ट सेट को निकालने का जो मेथड है या न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अच्छा, तो अब इसी की बुनियाद बना के नाउ वी विल ट्राई टू आंसर द गोल्डन क्वेश्चन कि हाउ विल यू सिलेक्ट द मॉडल, हाउ फॉर गिवन ट्रेनिंग डाटा हाउ विल यू फाइंड आउट कि आप जो है वो लीनियर मॉडल फिट इन करना चाहते हैं या क्वाड्रेटिक मॉडल फिट इन करना चाहते हैं या क्यूबिक मॉडल फिट इन करना चाहते हैं। चाहने से मुराद ये कि विच वन विल बी बेटर, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड ऑफ द डाटा। सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मॉडल सिलेक्शन। ये जो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक होंगे इनको मैं मॉडल कहूंगा, ठीक है। अच्छा, सो वी हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम मैंने रेगुलराइजेशन के लेक्चर में डिपेंड किया था, ठीक है, मैं डिस्कस किया था। सो ट्रेनिंग एरर वाज वेरी वेरी लो। जैसे यहाँ पे जो फिटिंग हुई है इट्स अ वेरी लो एरर, इसके भी बहुत करीब से गुजरा है, इसके भी बहुत से करीब से गुजरा है, बट एट द सेम टाइम लो ट्रेनिंग एरर जो है वो डिजायरेबल भी है। वो हम चाहते भी है कि ट्रेनिंग एरर लो हो। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट के ट्रेनिंग एरर कम है या ज्यादा कम है तो ये क्या अच्छी बात है, या ट्रेनिंग एरर कम आ रहा है तो ये ओवरफिटिंग का केस जा रहा है, ये भी अभी हमने सीखना है। एनीवेज, मॉडल सिलेक्शन, व्हाट यू विल डू इज let's say we will try these 10 models. First degree polynomial, which is a linear model, d is equal to 2, d is equal to 1, तो d एक नया पैरामीटर आ गया जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है सिंपली। सो इफ d is equal to 1 it is a linear model, if d is equal to 2 you have a quadratic model, if d is equal to 3 you have a cubic model, and so on। if d is equal to 10 you have a 10 degree polynomial, ठीक है। and d you want to select the best t, तो ये एक नया पैरामीटर सिलेक्शन प्रॉब्लम आ गया, यू वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट टी, ठीक है। अच्छा, करेंगे आप ये कि आपको जो ट्रेनिंग डाटा दिया हुआ है उस ट्रेनिंग डाटा पर ट्रेनिंग करवाएंगे d इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी लाइन फिट इन करने की कोशिश करेंगे, और लाइन फिट इन करके आप अपना ट्रेनिंग एरर भी निकाल लेंगे और टेस्ट एरर भी निकाल लेंगे, दो एरर्स निकाले, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो चूंकि एरर को हम जे से डिनोट करते थे कॉस्ट फंक्शन को, तो आई विल फाइंड जे ऑफ ट्रेनिंग, जी ऑफ TNG लिख देता हूँ, और आई विल फाइंड जे ऑफ टेस्ट, TST,
ठीक है, फॉर लीनियर मॉडल। एक दफा ट्रेनिंग हो गई। फिर d इज इक्वल टू 2 के लिए क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस फिट इन की, और इसके लिए भी मैंने वो पूरा फिट करने का मतलब ये कि वो पूरा ग्रेडियंट डिसेंट रन किया, थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 निकाला, पूरा मॉडल फिट इन हो गया, एंड आई फाउंड आउट जे ट्रेनिंग एंड जे टेस्ट। ठीक है, फिर d इज इक्वल टू 3 के लिए यही काम करूंगा, सारे दोबारा ग्रेडियंट डिसेंट रन करूंगा, फिर d इज इक्वल टू 4 के लिए, फिर d इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब ये हुआ, और सबके लिए हर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए मैं सेपरेटली ट्रेनिंग और टेस्ट एरर्स निकाल लूंगा। काम बहुत लंबा हो गया आपका, जो पहले एक आप ट्रेनिंग करवा रहे थे, और नाउ यू आर ट्राइंग 10 ट्रेनिंग्स इन दिस एग्जांपल। अच्छा जी, अब आप क्या करते हैं, आप वो वाला मॉडल सिलेक्ट करेंगे, वो वाला डी सिलेक्ट करेंगे जिसपे आपको टेस्ट एरर जो है वो सबसे छोटा आ रहा है। ट्रेनिंग, दोनों एरर्स, ट्रेनिंग और टेस्ट एरर जहां दोनों में छोटे आ रहे हैं, ट्रेनिंग एरर छोटे आने का मतलब ये है कि मॉडल जो है वो बेस्ट फिट हो रहा है, ठीक है, और टेस्ट एरर छोटा आने का मतलब ये है कि वो न्यू डाटा पर भी अच्छा बिहेव कर रहा है। तो यू विल सिलेक्ट, दिस इज द वे हाउ यू विल सिलेक्ट द मॉडल। फॉर इंस्टेंस के इस केस में जे डी इज इक्वल टू 5 के लिए अच्छा आ रहा था, तो दैट इज दिस इज द वे हाउ यू सिलेक्ट द डिग्री ऑफ द मॉडल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि अब जो आपका टेस्ट डाटा है, ठीक है, चूंकि मैं ट्रेनिंग और डाटा में जो टेस्ट वाला कंपोनेंट था, टेस्ट सेट जिसको कहते हैं, वो टेस्ट सेट अब आपका यूज हो गया है। किस चीज में यूज हो गया? मॉडल सिलेक्शन में। इसका इन्फ्लुएंस यहां पे आ गया है, यानी आपने इसकी बेसिस पे डिसाइड किया कि डी की वैल्यू क्या होगी, टेस्ट सेट की बेस पे। तो टेस्ट सेट की बेस पे जब आपने डी को यूज कर दिया, डी को सिलेक्ट कर दिया, तो टेस्ट सेट का इन्फ्लुएंस आ गया इन सिलेक्शन ऑफ मॉडल। इट इज नो मोर अनयूज्ड डाटा। तो जैसे ट्रेनिंग डाटा रिलायबल नहीं था ना, ट्रेनिंग डाटा पे तो आप ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप अपने एल्गोरिथम, अपने पैरामीटर्स लर्न कर रहे हैं ट्रेनिंग डाटा की बेस पे। अब अगर टेस्टिंग भी आप ट्रेनिंग डाटा की बेस पे करेंगे तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो उसी ट्रेनिंग डाटा की बेस पे तो पैरामीटर सिलेक्ट किए हैं आपने, उसी ट्रेनिंग डाटा की बेस पे तो आपने सिखाया है, ठीक है। या वो मेरी वाली एग्जांपल समझ लें कि बच्चे को वही सवाल तो आपने याद कराया है, अब वही अगर उसे सुन लेंगे तो यू कैन नॉट कंक्लूड कि इसने लर्निंग को जनरलाइज कर दिया है, ठीक है, दैट माइट बी अ रट्टा। इसी तरह यहां जब मॉडल सिलेक्शन में आप टेस्ट सेट इस्तेमाल करते हो तो यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि टेस्ट सेट को आपने इस्तेमाल कर दिया है पैरामीटर सिलेक्शन में, ठीक है। तो अब अगर बाद में आप टेस्ट सेट टेस्ट रिपोर्ट करोगे बाकी पैरामीटर्स को सिलेक्ट करके, रेगुलराइजेशन वगैरह करके, तो वो टेस्ट सेट जो है या टेस्ट एरर जो है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि टेस्ट सेट ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। ये नुक्ता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पेपर में भी दे देता हूं मैं, तो ये फिर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता। कोई भी ऐसा डेटा सेट जो कि मॉडल के पैरामीटर्स की सिलेक्शन में इस्तेमाल हो गया, उसकी बेसिस पे आप फाइनली रिजल्ट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बायस्ड है, आपने उसी को इस्तेमाल किया। यही वजह है कि फिर मॉडल सिलेक्शन के लिए हम टेस्ट सेट को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अपने डाटा सेट को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। द बिगर वन, द बिगेस्ट वन इज द ट्रेनिंग सेट, अराउंड 60%। द नेक्स्ट वन इज क्रॉस वैलिडेशन सेट, जिसको सिर्फ वैलिडेशन सेट भी कहा जाता है, अराउंड 20%। एंड द लास्ट वन इज टेस्ट सेट, ठीक है, 20%, ठीक है। तो अब ये जो वैलिडेशन सेट का पर्पस है, वैलिडेशन सेट का पर्पस मॉडल सिलेक्शन में है, ठीक है। तो अब आप यहां पर, ये ऊपर वाली स्लाइड पे अगर मैं आऊं तो आई वोंट बी यूजिंग टेस्ट एरर, बल्कि मैं अपना जे ऑफ सीवी क्रॉस वैलिडेशन एरर निकालूंगा। तो वैलिडेशन सेट का पर्पस क्या है? मॉडल सिलेक्शन। तीनों सेट्स का पर्पस देख लें। ट्रेनिंग सेट का पर्पस क्या है? उस पर एक्चुअली ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वैलिडेशन सेट का पर्पस क्या है? मॉडल सिलेक्शन। उसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपने किस डिग्री का पॉलिनोमियल यूज करना है। और टेस्ट सेट का पर्पस क्या है? ये चेक करना कि क्या आपका जो मॉडल है वो अननोन डाटा पर जनरलाइज हो रहा है, ठीक है। ये तीनों सेट्स के पर्पस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जनरली ये है, जो शुड बी, ये सारी बात सुनने के बाद यू शुड बी एबल टू आंसर
the question that why will you use cross validation set instead of test set for model selection. ठीक है, सो ये ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं. सो अब मेरा m जो है वो एक्चुअली m मेरा जो m नंबर ऑफ ट्रेनिंग डाटा एग्जांपल्स थी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स इन टोटल थी, अब वो 3 हिस्सों में बढ़ गई. m ऑफ ट्रेनिंग TRG, लेट्स राइट फॉर शॉर्ट, जो कि सबसे बड़ा होगा. m ऑफ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सेट, एंड m ऑफ CV, क्रॉस वैलिडेशन सेट. ठीक है, ये अगेन ये जो तकसीम है 60-20-20 की, ये तकसीम आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. यानी ये नहीं होगा कि अगर आपने टेस्ट सेट 70% रख लिया और वैलिडेशन और टेस्ट सेट जो है वो 15% रख दिया तो कोई हराम हो गया. ऐसा नहीं है. ठीक है, किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, ये देखते हुए कि एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स कितनी हैं. ठीक है, वो डाटा कितना ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है, डाटा में पॉजिटिव एग्जांपल्स कितनी है, नेगेटिव एग्जांपल्स कितनी है, बहुत सी बातें इसमें आती हैं. बहुत सी बातें मशीन लर्निंग में ऐसी हैं जो कि एक्सपीरियंस से भी आती हैं, पढ़ाई नहीं जा सकती. ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम फेस होता है तो फिर इंसान उसका सोल्यूशन ढूंढने या निकालने की कोशिश करता है. सो नाउ वी हैव 3 एरर्स. ट्रेनिंग एरर्स, द एरर ऑफ ट्रेनिंग, क्रॉस वैलिडेशन एरर जो कि मॉडल सिलेक्शन के दौरान आएगा, एंड टेस्ट एरर जो टेस्ट सेट पे आएगा. और देखें ये रिग्रेशन के लिए मैंने वही फार्मूला इस्तेमाल किया है जो कि हमने रिग्रेशन का एरर निकालने के लिए या कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट इज 1/2m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i. ठीक है, अब ये m यहाँ पे m ट्रेनिंग वाला होगा. ये ख्याल रहे कि पूरे m पे नहीं चलाना, बिकॉज ट्रेनिंग सेट अब छोटा हो गया. सो नाउ फॉर मॉडल सिलेक्शन what we will do is for linear model we will run the whole gradient descent algorithm on the training set, find out values of theta 0 and theta 1. ठीक है, और ट्रेनिंग एरर निकालूंगा और ट्रेनिंग एरर के साथ साथ मैं वैलिडेशन एरर भी निकालूंगा. सारे थीटास फाइंड आउट किए और उन थीटास को मैं अब जो कह रहा हूँ, दिस इज अ वेक्टर थीटा ऑफ 1. ठीक है, यानी थीटा ऑफ 1 वेक्टर में, थीटा ऑफ 1 का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर ऑब्टेन हुआ है, ये ऑब्टेन हुआ है अब व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वाज 1. सो डी यहाँ पे आ रहा है, एंड आई विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1 इन दिस केस. कैसे फाइंड आउट करूँगा, वो सारी ट्रेनिंग करवाऊंगा, पूरा रन करूँगा, और उसके बाद मैं इस जो मेरे पास हाइपोथेसिस आ जाएगी उसको वैलिडेशन सेट पे रन करूँगा. जब मैंने उसको वैलिडेशन सेट पे रन करना है तो मुझे उसका वैलिडेशन एरर मिल जाएगा. ठीक है, ट्रेनिंग एरर मुझे मेरे पास ऑलरेडी है और वैलिडेशन एरर भी मुझे मिल जाएगा. देन फॉर d इज इक्वल टू 2 आई विल फाइंड आउट दिस वेक्टर थीटा ऑफ 2, जिसमें मेरे 3 अननोन्स होंगे. अब थीटा 0, थीटा 1 एंड थीटा 2. अगेन आई विल रन द होल ग्रेडियंट डिसेंट एंड आई विल फाइंड आउट द वैलिडेशन एरर. आई विल डू दिस फॉर ऑल 10 पॉसिबल हाइपोथेसिस. ठीक है, और मैं सिलेक्ट कौन सा वाला मॉडल करूंगा जिसमें वैलिडेशन एरर सबसे छोटा होगा. उसकी वजह यह है कि वैलिडेशन एरर छोटा होने का मतलब यह है कि ये जो वैलिडेशन सेट पर आपने ट्रेनिंग नहीं करवाई तो मोस्ट लाइकली अनसीन डाटा पर ये वाला मॉडल ठीक चल रहा है, तो यू विल एज्यूम कि अच्छी फिटिंग हो रही है. लेकिन इन जनरल यू हैव टू लुक एट बोथ नंबर्स, ट्रेनिंग एरर एज वेल एज वैलिडेशन एरर. ओके, सो ये मॉडल सिलेक्शन का मसला हल हो गया. बड़ा पुराना ये मसला फंसा हुआ था, जब हम क्लास में पढ़ रहे थे उस वक्त से ही मसला था कि हाउ विल यू फाइंड आउट कि मुझे लीनियर मॉडल फिटिंग करना है या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो वो इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं. वी डोंट हैव एनी अदर वेज. ओके जी, अब ये डिसाइड करना कि क्या मेरे पास ट्रेनिंग एरर जो है वो बहुत छोटा आ रहा है. ठीक है, हाउ विल यू डिसाइड कि एम आई गोइंग गुड या मेरे पास प्रॉब्लम वेरिएंस का आ रहा है. वेरिएंस रिमेंबर कि हमने ओवर फिटिंग को कहा था और हाई बाइस का प्रॉब्लम जो है अंडर फिटिंग को कहा था. इनको कैसे आपस में सेपरेट आउट किया जाता है. सो दिस इफ यू रिमेंबर दिस इज हाउ बाइस एंड वेरिएंस आर
this is what the meaning of bias and variance. So this is kind of overfitting, underfitting, this kind of overfitting, ठीक है, और ये this was just right. और यहाँ पे देखें, अब वो हमारी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक d इज इक्वल टू 1 है बिकॉज वी आर फिटेड इन अ लीनियर मॉडल, यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 है बिकॉज वी आर फिटिंग क्वाड्रेटिक मॉडल, और यहाँ पे d इज इक्वल टू 4 है चूँकि हम 4 डिग्री पॉलिनोमियल फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, वन मोर डिस्क्लेमर बिफोर आई गो अहेड, ये जब मॉडल सिलेक्शन आप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 के दरमियान वो डिफ्रेंशिएट करना है, यानी 10 डिफरेंट मॉडल्स ट्राई आउट करने हैं, ये देखना पड़ता है। आप 15 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, आप कोई दूसरा भी ट्रेनिंग वो मॉडल्स चूज़ करके उसके बेस पे भी कर सकते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट हो या कोई और फंक्शन हो, वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेटर है। अच्छा जी, सो लेट मी वाइंड अप दिस वीडियो ओवर हेयर, ठीक है, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाए। और ये जो डायग्नोजिंग ऑफ बायस वर्सेस वेरिएंस है, let me record a separate video for this purpose, ठीक। और ये जब लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, ये 2 लेक्चर्स की सीरीज है, ये कंप्लीट हो जाते हैं तो अगेन मैं वही काम करूंगा कि आई विल डिस्कस सम एग्जांपल्स मे बी फ्रॉम सम पास्ट पेपर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए दोनों चीज़ों का। तो चलें ये नेक्स्ट वीडियो में